नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये अपना क्वाड्रेटिक फॉर्म के मॉड्यूल में आता है। ओके, इसमें कोई पॉइंट्स है वो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट्स, रैंक किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। आपके मैट्रिक्स में जो नॉन जीरो रो है, ओके, उसको हम लोग रैंक बोलेंगे। वो कैसे दिखता है, क्या होता है, वो हम लोग एग्जांपल में क्लियर करेंगे। इंडेक्स मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर, मतलब नंबर ऑफ डायगोनल में जितने भी नंबर्स आपके पॉजिटिव है उसको हम लोग इंडेक्स बोलेंगे। सिग्नेचर कैसा होता है? 2s माइनस r, ये सिग्नेचर का फॉर्मूला है। या नहीं तो सिग्नेचर को हम लोग डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर एंड नंबर ऑफ निगेटिव स्क्वायर भी बोलते हैं। मतलब पॉजिटिव एलिमेंट और निगेटिव एलिमेंट का जो डिफरेंस आएगा उसको सिग्नेचर बोलते हैं। और ये आपका वैल्यू क्लास है। वैल्यू क्लास आपका 5 टाइप्स का होता है। पॉजिटिव डिफाइनाइट, निगेटिव डिफाइनाइट मतलब ऑल डायगोनल वैल्यू, डायगोनल का हर एक एलिमेंट अगर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव डिफाइनाइट बोलते हैं। डायगोनल का हर एक वैल्यू अगर निगेटिव है तो उसको निगेटिव डिफाइनाइट बोलते हैं। पॉजिटिव सेमी, सेमी मतलब क्या? पॉजिटिव एलिमेंट होना चाहिए एंड जीरो होना चाहिए। मतलब डायगोनल में अगर पॉजिटिव वैल्यू और जीरो दोनों भी आ गया तो उसको पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट बोलेंगे। निगेटिव सेमी डिफाइनाइट मतलब क्या होता है? डायगोनल में अगर निगेटिव वैल्यू, ओके, या जीरो भी आ गया उसके साथ तो उसको हम लोग निगेटिव सेमी डिफाइनाइट बोलेंगे। और इनडिफाइनाइट मतलब क्या? सम डायगोनल एलिमेंट आर पॉजिटिव एंड सम डायगोनल एलिमेंट्स आर निगेटिव। मतलब कोई एलिमेंट पॉजिटिव है, कोई एलिमेंट निगेटिव है, दोनों का कॉम्बिनेशन है तो उसको हम लोग इनडिफाइनाइट बोलेंगे। ओके, तो वैल्यू क्लास हमारा जो एग्जांपल रहेगा उसमें वैल्यू क्लास हम लोगों को ये 5 में से एक ही आएगा। 5 में से कौन सा भी एक रहेगा वो हम लोगों को क्या करने का है? कैलकुलेट करने का है। सिग्नेचर कैसे होता है? ये सिग्नेचर का फॉर्मूला, इंडेक्स का फॉर्मूला, सिग्नेचर का फॉर्मूला और वैल्यू क्लास 5 टाइप्स के होते हैं। उसमें से जो भी सुटेबल है हमारे एग्जाम्पल के वो हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। ओके, चलो तो फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना रिड्यूस द क्वाड्रेटिक फॉर्म। Reduce the quadratic form 6x1 square plus 3x2 square plus 14 x3 square plus 4x1 x2 plus 18x1 x3 plus 4x2 x3। ओके, ये अपना एग्जाम्पल है। ओके, तो कैनोनिकल फॉर्म इसको डायगोनल फॉर्म भी बोलेंगे और नॉर्मल फॉर्म भी बोलेंगे। यहाँ पे कैनोनिकल आ सकता है, डायगोनल आ सकता है या नॉर्मल आ सकता है। तीनों का मीनिंग सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्रू कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, also find its rank, index, signature and value class। ओके, 101% फिक्स क्वेश्चन है, कंपल्सरी आने वाला क्वेश्चन है। ओके, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपका सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले ना मैट्रिक्स नोटेशन फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग? मैट्रिक्स नोटेशन। ओके, अभी मैट्रिक्स नोटेशन क्या होता है? देखो, मैट्रिक्स नोटेशन ओके, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैट्रिक्स नोटेशन क्या होता है? मैट्रिक्स नोटेशन
ओके। जो भी एग्जाम्पल रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्म का, तो उसमें हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स नोटेशन कैलकुलेट करेंगे। अभी मैट्रिक्स नोटेशन क्या होता है, अपने एग्जाम्पल में वेरिएबल कितना है, 3 वेरिएबल है। कौन कौन से वेरिएबल है, x1 x2 x3। यहाँ पे x y z या तो p q r कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी x1 x2 x3 चाहिए। ओके, यहाँ पे x y z p q r कोई भी आ सकता है। ओके, तो जितने भी वेरिएबल है वो यहाँ पे हम लोग रो वाइज लिखेंगे। नेक्स्ट मैट्रिक्स में देखो, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें ना x1 x2 x3 ये स्क्वायर में है, और आगे x1 x2 x1 x3 x2 x3 जो भी टर्म आपका, मतलब जो भी वेरिएबल आपका स्क्वायर में है, जो भी वेरिएबल आपका स्क्वायर में है, वो टर्म हम लोग डायगोनल में लिखेंगे। मतलब x1 का स्क्वायर है तो ये 6 यहाँ पे आ गया, x2 का स्क्वायर है तो ये 3 यहाँ पे आ गया, और x3 का स्क्वायर है तो ये 14 यहाँ पे आ गया। क्लियर हो गया। जो भी वेरिएबल का स्क्वायर रहेगा वो वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स आपके डायगोनल में आना चाहिए। ये पहला पार्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके, तो चलो पहले x1 लिखना है, उसके बाद x2 लिखना है, उसके बाद x3 लिखना है। कंपलसरी ऐसे ही होना चाहिए। ओके, देन उसके बाद x1 x2 x3। ओके, उसके बाद हम लोग x1 x2 को देखेंगे। तो x1 x2 देखो यहाँ पे है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, 4 है। ओके, इसको कंपलसरी 2 से डिवाइड करो, कंपलसरी 2 से डिवाइड करो, और ये टर्म यहाँ पे और यहाँ पे आना चाहिए इसे क्रॉस में। उसके बाद x1 x3 आना चाहिए, x1 x3। तो x1 x3 यहाँ पे है, उसका कोएफिशिएंट क्या है, 18। 18 को कंपलसरी 2 से डिवाइड करो तो 9, तो ये टर्म यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। ओके, नेक्स्ट x1 x2 हो गया, x1 x3 हो गया। उसके बाद बचा कौन है, x2 x3। तो x2 x3 यहाँ पे है, उसका जो भी कोएफिशिएंट्स रहेगा उसको कंपलसरी 2 से डिवाइड करो। मतलब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ये हो गया आपका मैट्रिक्स नोटेशन। और जो भी वेरिएबल है उसको फिर से क्या करो, कॉलम में भी लिखो। ओके, ये आपका मैट्रिक्स नोटेशन क्लियर। क्या करने का मैट्रिक्स नोटेशन में, पहले जो वेरिएबल है वो ढूंढो। ओके, x1 x2 x3 अपने पास इतने 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पे x1 x2 x3 रो में आएगा और यहाँ पे x1 x2 x3 कॉलम में आएगा। ओके, अभी ये बीच वाला मैट्रिक्स कहाँ से आता है, जो भी वेरिएबल है अपने पास x1 x2 x3 इनके स्क्वायर के टर्म अपने पास होंगे। तो यहाँ पे x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, इनके कोएफिशिएंट है 6 3 14। इसको कुछ भी नहीं करने का है, कोएफिशिएंट जो भी है वो यहाँ पे डायगोनल में लिखने का है, 6 3 14। ओके, उसके बाद ये ऐसे बाजू में लिख दो x1 x2 x3। पहले x1 x2 का कॉम्बिनेशन ले लो, x1 x2 पहला आना चाहिए। तो x1 x2 यहाँ पे है, उसका कोएफिशिएंट 4 है, 4 को कंपलसरी 2 से डिवाइड करो तो 2 आएगा। ये 2 यहाँ पे और यहाँ पे लिख देने का। फिर उसके बाद x1 x3 का कॉम्बिनेशन, x1 x3 यहाँ पे है। ओके, उसका कोएफिशिएंट है 18। 18 को कंपलसरी 2 से डिवाइड करो, 9 आएगा। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। ओके, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है आपका x2 x3। तो x2 x3 यहाँ पे है, उसका जो भी कोएफिशिएंट है 4, उसको कंपलसरी 2 से डिवाइड करो तो 4 डिवाइड बाई 2 2 आएगा, वो यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा। ये है अपना मैट्रिक्स नोटेशन क्लियर। ओके, उसके बाद क्या करने का है, ये जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए। तो यहाँ पे 6 2 9 2 3 2 और 9 2 14, ये आपका ए हो गया। उसके बाद फॉर्मूला है ए इक्वल टू आई ए आई। ओके, ए मतलब अपना जो गिवन दिया हुआ मैट्रिक्स है वो 6 2 9 2 3 2 9 2 एंड 14 इक्वल टू ये फर्स्ट आई, ये फर्स्ट आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अपना ए का ऑर्डर 3 into 3 है, मतलब ए में 3 रो 3 कॉलम है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी भी आपका 3 into 3 का होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ए उसको सेम एज इट इज लिख देने का। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, ये आपका अगेन एक क्या हो गया,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ओके, क्लियर यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? ओके, तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा फॉर्मेट यहाँ पे लिख के ले लिया मैंने। ओके, अभी ये जो LHS वाला मैट्रिक्स है, LHS वाला, उसमें हम लोगों को रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने का है। जब मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा, मैं जब यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा तो मेरा ये फर्स्ट मैट्रिक्स चेंज होगा। जब इसमें मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा तो मेरा सेकेंड मैट्रिक्स चेंज होगा। फर्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका रो के लिए है, सेकेंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका कॉलम के लिए है। ओके, अभी करना क्या है इसमें आप लोगों को क्या करना है, ये जो डायगोनल एलिमेंट होता है उसको 1 में कन्वर्ट करो और रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स आपको 0 करने का है। ओके, लेकिन ये डायगोनल एलिमेंट फर्स्ट टाइम वैसा ही रहेगा, 6, 3, 14 को हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, उसको सेम एज इट इज रखेंगे। लास्ट वाले स्टेप में हम लोग उसको 1 में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 6 के नीचे जो 2 और 9 है ना, इसको 0 बना देंगे। ये जो 6 के नीचे 2 और 9 है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले 0 कर देंगे। देखो फिर से आप लोगों को फॉर्मेट बताता हूँ, ये डायगोनल को फर्स्ट इसमें कुछ भी नहीं करने का, डायगोनल एलिमेंट सेम एज इट इज रखने का। इसको हम लोग पहले स्टेप में कुछ भी नहीं करेंगे, ये जो 2, 9, 2 है उसको हम लोग पहले 0 बना देंगे बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो एकदम सिंपल है। ओके, देखो क्या करने का है, सबसे पहले मुझे ये 2 और 9 को 0 बनाने का है। ओके, मतलब ये 2 मेरा R2 है और ये 9 मेरा R3 है। ओके, तो मुझे 2 के यहाँ पे 0 आना चाहिए, 2 के यहाँ पे 0 और 9 के यहाँ पे 0 आना चाहिए। ओके, ये मुझे कंपलसरी ऐसे ही करने का है। ओके, 2 को 0 में कन्वर्ट करो, 9 को 0 में कन्वर्ट करो, तो मुझे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूले कैसे बनाऊंगा, देखो ये 2 0 में कन्वर्ट होने वाला है तो ये R2। ओके, ये दोनों का साइन इसके साथ, ये 6 नहीं चेंज होने वाला है, 2 और 9 को हम लोग 0 बना रहे हैं, 6 को मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तो ये 6 के साथ कंपैरिजन करने का, वो कैसे करने का, देखो 2 और ये R1 है आपका। ओके, मतलब ये जो R1 है ना, R1 6 वाला टर्म, इसको मैं कुछ भी नहीं करूंगा, उसको सेम एज इट इज वैसे ही रखूंगा और ये 2 और 9 को मैं 0 बना दूंगा। ओके, तो ये R2 और R1 दोनों का हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे। ओके, देखो पहले R2 चेंज होने वाला है, मतलब ये 2 की जगह पे 0 आने वाला है, मतलब R2 चेंज होने वाला है। ये दोनों का साइन देखो, ये दोनों का साइन सेम है, अगर साइन सेम रहेगा तो माइनस करने का, डिफरेंस रहेगा तो प्लस कर देने का। तो यहाँ पे देखो ये दोनों का साइन सेम है तो यहाँ पे माइनस करो। जिसको 0 बनाने का है, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। ओके, जिसको 0 बनाने का है उसको ऊपर रख दो, जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं उसको नीचे रखो, और कंपैरिजन हम लोग ये 6 है ना, इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो ये कौन से रो में है, R1 में है। ओके, इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो R2 माइनस 2/6 मतलब 1/3 R1 बनेगा। ओके, ये मेरा रो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सेम ऐसा ही फॉर्मूला में कॉलम के लिए लिखूंगा, सिर्फ ये रो की जगह पे कॉलम लिखो, C2 माइनस 1/3 C1, बस ये R था, इसकी जगह पे सिर्फ C लिखो, कुछ भी नहीं करने का कॉलम के लिए। ओके, चलो इसके लिए फॉर्मूला मेरे पास आ गया। अभी ये 9 को भी 0 बनाने का है ना, तो 9 के लिए भी फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, 9 को 0 बनाने के लिए भी फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ये कौन से रो में है, 9 R3, R1 के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, 9 और 6 का साइन सेम है तो माइनस लिखो, जिसको 0 बनाने का है उसको ऊपर, जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो उसके नीचे। ओके, और ये 6 कौन से रो में है, R1 में है। ओके, तो इसको हम लोग और भी मतलब सिंप्लीफाई हो सकता है, तो R3 माइनस 3/2 R1। ओके, ये आपका रो के लिए फॉर्मूला हो गया। सेम ऐसा ही फॉर्मूला मैं कॉलम के लिखूंगा, C3 माइनस 3/2 C1। ओके, जो R3 और R1 है वो C3 और C1 बन गया। इतना ही कॉलम के लिए चेंजेस करने का है, जो भी आप लोग रो के लिए करोगे वही सेम एज इट इज आपको कॉलम के लिए भी करने का है। ओके, ये मेरा फॉर्मूला यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके,
चलो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, ओके तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ओके देखो ये फर्स्ट फॉर्मूला और ये सेकेंड फॉर्मूला, यहाँ पे R2 चेंज होगा, यहाँ पे R3 चेंज होगा, क्लियर हो गया। यहाँ पे रो 2 चेंज होने वाला है, यहाँ पे रो 3 चेंज होने वाला है, मतलब ये 6 है ना मेरा, वो सेम एज इट इज। ओके देखो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग R2 और R3 को चेंज करेंगे, मतलब ये रो 2, अगर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं तो मेरा ये पहला मैट्रिक्स चेंज होगा, अगर मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूं तो मेरा पहला कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो सेकेंड मैट्रिक्स चेंज होगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं R2 R3 पहले सॉल्व करूंगा, R2 R3 सॉल्व करने के लिए मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स आपका चेंज होगा। ओके तो इसमें क्या करेंगे देखो, R2 माइनस 1/3 R1, ओके ये फॉर्मूला, ये जो सब R2 है ना आपका रो 2, इसके ऊपर अप्लाई करो। ओके R2 का फर्स्ट वैल्यू कितना है 2, माइनस 1/6 R1, 2 का करस्पॉन्डिंग R1 कितना है 6 से 3 और 6 कैंसिल होके 2 माइनस 2 यहाँ पे 0 आ गया। चलो R2 का नेक्स्ट वैल्यू है 3, तो 3 माइनस ये 1/3 R1, 3 का करस्पॉन्डिंग R1 कितना है 2 है। ओके तो 3 माइनस 2/3, ओके 3 माइनस 2/3, 3 माइनस 2/3, 3 माइनस 2/3, तो इसको यहाँ पे 9 माइनस 2 7/3, तो ये आपका हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। ओके उसके बाद नेक्स्ट R2 का नेक्स्ट वैल्यू है 2, देन 2 माइनस 1/3 और 2 का करस्पॉन्डिंग R1 कितना है 9, तो 3 और 9 कैंसिल होके यहाँ पे 3 रिमेनिंग है, तो 2 माइनस 3 यहाँ पे -1 आएगा। चलो यहाँ पे R2 का वैल्यू है 0 माइनस 1/3 और उसका R1 कितना है 1, तो यहाँ पे -1/3 मिलेगा। नेक्स्ट R2 का वैल्यू है 1 माइनस 1/3, R2 का नेक्स्ट वैल्यू है 1 माइनस 1/3 और उसका R1 है 0, तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 आएगा। नेक्स्ट 0, R2 भी 0 है, R1 भी 0 है, R2 भी 0 है, R1 भी 0 है, तो ये 0 बनेगा। जब मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ तो सिर्फ फर्स्ट मैट्रिक्स चेंज होगा, सेकेंड को हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ये R2 माइनस 1/3 R1, ये सब R2 का वैल्यू मुझे यहाँ पे चेंज हो गया। अभी मैं सेम फॉर्मूला R3 के लिए अप्लाई करूंगा। ओके अभी ये सेम फॉर्मूला मेरा R3 के लिए रहेगा, मतलब इसके लिए चलो R3 मतलब ये 9 -3/2 और 1, 9 का करस्पॉन्डिंग R1 कितना है 6, 2 और 6 कैंसिल होके यहाँ पे 3, 9 माइनस 9 यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट R3 का वैल्यू है 2 माइनस 3/2 उसका R1, 2 का R1 कितना है यहाँ पे 2 है, 2 कैंसिल, 2 माइनस 3 यहाँ पे -1 आएगा। ओके नेक्स्ट R3 कितना है आपका 14 माइनस 3/2 इसका R1, 14 का R1 कितना है 9। ओके तो यहाँ पे आप लोग जो इसको सॉल्व करोगे, ओके इसको जब हम लोग कैलसी में सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस ब्रैकेट में 27 डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर मुझे 1/2 मिलेगा, 1/2। नेक्स्ट यहाँ पे R3 का वैल्यू है 0 माइनस 3/2 उसका करस्पॉन्डिंग R1 है 1, तो यहाँ पे -3/2 आएगा। नेक्स्ट R3 कितना है 0 माइनस 3/2 उसका करस्पॉन्डिंग R1 कितना है करस्पॉन्डिंग 0, तो यहाँ पे 0 आएगा। नेक्स्ट R3 कितना है 1 माइनस 3/2 1 का करस्पॉन्डिंग R1 कितना है 0, तो यहाँ पे 1 आएगा। ओके मतलब मेरा जो कैलकुलेशन है R2 और R3 का वो आपका क्लियर हो गया। ओके ये जो अपना कैलकुलेशन था
R2 माइनस 1/3 R1, R3 माइनस 3/2 R1, ये पूरा मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अप्लाई करके ये दो मुझे कंपलसरी जीरो चाहिए था वो मैंने कर दिया। अभी देखो कॉलम के लिए हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कॉलम के लिए आप लोग डायरेक्टली लिखोगे। डायरेक्ट लिखने के लिए आना चाहिए, क्या करोगे देखो। ओके, यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो पहला मैट्रिक्स चेंज होता है, तो ये 1 0 0 यहाँ पे सेम, क्योंकि इसको कुछ भी नहीं करेंगे ना हम लोग, सिर्फ R2 और R3 को चेंज करेंगे, तो R1 तो वैसे ही रहने वाला है। ओके, तो ये पहला वाला फॉर्मेट क्लियर हो गया। अभी हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जब आप लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करने का है। ओके, तो इसके लिए डायरेक्ट मेथड क्या है देखो, ये 2 और 9 0 हो गया ना, तो ये 2 और 9, ये 2 और 9 कॉलम का ये फॉर्मूला से 0 होगा, डायरेक्टली लिख देने का यहाँ पे 0 0। जब हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो सेकेंड मैट्रिक्स चेंज होता है। कुछ भी चेंज, मतलब इसको चेंज कैसे करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ये जो पहला वाला मैट्रिक्स मिला है ना, उसको इंटरचेंज करके यहाँ पे लिखो। इंटरचेंज मतलब ट्रांसपोजिशन करो। ट्रांसपोजिशन मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा, और ये थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम बनेगा। ओके, ये हो गया मेरा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ आप लोगों को रो ट्रांसफॉर्मेशन करके ये R2 और ये R3 चेंज हो गया। ओके, और ये R1 सेम एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। डायरेक्टली आंसर लिख देने का, यहाँ पे 0 0 लिख देने का, और इसको उल्टा करो। उल्टा मतलब क्या, रो कॉलम में चेंज करो। ओके, तो आप लोगों को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मेरा रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों भी अप्लाई करके मुझे ये मैट्रिक्स मिल गया। ओके, अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो नीचे -1 है ना, और एक बार चेक करो कि ये दोनों वैल्यू सेम ही आना चाहिए, कौन सा भी एग्जांपल रहने दो। ये -1 और यहाँ पे भी -1 ही आना चाहिए। यहाँ पे भी देखो सेम थे, 2 2 9 9, ये 2 और ये 2 ऐसे क्रॉस में सेम ही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये -1 सेम ही होना चाहिए कंपलसरी। यहाँ पे अलग वैल्यू, यहाँ पे अलग वैल्यू, ऐसे कभी नहीं होगा। ओके, अभी मुझे क्या करना है, -1 को चेंज करना है। मतलब ये मेरा R3 है, सिर्फ ये 7/3 रिमेनिंग है ना, तो इसको साथ में कंपैरिजन करूंगा। दोनों का साइन देखो डिफरेंट है तो प्लस करेंगे। ओके, जिसको जीरो बनाने का है उसको ऊपर, अभी ये ना माइनस है ना, माइनस, ये दोनों का साइन डिफरेंट है तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस में लिख दिया। वो माइनस है ना, ये माइनस ये प्लस में गया, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये दोनों का साइन डिफरेंट है तो हम लोग माइनस करेंगे, तो ये प्लस करेंगे। डिफरेंट रहेगा, ऊपर लिख के दिया है देखो आप लोगों को, अगर डिफरेंट रहेगा तो प्लस कर देने का। ओके, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, दोनों का साइन डिफरेंट है तो हम लोग प्लस करेंगे। अभी ये माइनस ये प्लस में हो गया चेंजेस। ओके, तो जिसको 0 बनाने का है, अभी सिर्फ नंबर देखो, नंबर यहाँ पे आएगा, और जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं वो नीचे, और ये 7/3 कौन से रो में है, R2 में, तो इसका फॉर्मूला R3 प्लस ये 7/3 ऊपर जाएगा तो 3/7 R2 बनेगा। ओके, ये रो के लिए फॉर्मूला हो गया। सेम एज इट इज उसको कॉलम में लिखो, C3 प्लस 3/7 आपका C2 हो जाएगा। रो को सिर्फ रो की जगह पे कॉलम लिख दो, आपका कॉलम का फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा। देखो अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये जो R3 प्लस 3/7 R2, मतलब ये रो 3 चेंज होगा आपका, R3 थर्ड नंबर का रो चेंज होगा, मतलब ये 6 0 सेम रहेंगे, इक्वल टू यहाँ पे मुझे R3 चेंज होने वाला है, सिर्फ R3, तो ये R1 R2 सेम 1 0 0 माइनस 1/3 1 0। ओके, ये फॉर्मेट मैंने यहाँ तक लिख के ले लिया। ओके, क्योंकि ये चेंज नहीं होने वाला है, और ये ऊपर का भी 2 0 यहाँ पे सेम। ओके, क्योंकि R1 चेंज नहीं होने वाला है। अभी देखो R3 चेंज होने वाला है, तो क्या होगा, पहला R3 कौन सा है आपका, 0 प्लस 3/2, उसका R2 कौन है, 0, तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट R3 कितना है, -1 प्लस 3/7,
उसका R2 कितना है 7/3 है, तो 3 3 7 7 कैंसिल 1 -1 + 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट R3 कितना है 1/2 + 3/7, उसका करस्पॉन्डिंग R2 कितना है -1 है। ओके, जब आप लोग इसको कैलसी में सॉल्व करोगे 1/2 -3/7 जब करोगे तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 1/14। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/14। यहाँ पे चलो -3/2 + 3/7, इसका करस्पॉन्डिंग R2 वैल्यू है -1/3, 3 3 कैंसल, तो इसका आंसर आप लोगों को कैलसी में -3/2 -1/7, तो इसका आंसर आप लोगों को -23 /14 मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये R3 का वैल्यू है 0 + 3/7 R2 कितना है उसका 1 है, तो यहाँ पे 3/7 मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे R3 कितना है 1 + 3/7 R2 कितना है इसका 0, तो यहाँ पे आपका आंसर 1 बनेगा। ओके, ये 7/3 यहाँ पे सेम एज इट इज। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, ओके देखो ये R3 पूरा मेरा चेंज हो गया। यहाँ पे R1 R2 को हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, तो उसको सेम एज इट इज लिखेंगे। देखो मैं R3 को चेंज कर रहा हूं ना, मतलब ये चेंज होने वाला है। इसको -1 को मुझे 0 बनाने का था ना, इसके लिए तो ये फॉर्मूला -1 को 0 बनाने के लिए ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो सेम एज इट इज जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ओके, तो मुझे ये -1 यहाँ पे 0 मिलेगा। ओके, देखो यहाँ पे 0 आया तो यहाँ पे भी आना चाहिए, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पे 0 आया तो यहाँ पे भी 0 आना चाहिए। मैंने यहाँ पे 0 किया है, तो उसका करस्पॉन्डिंग ये भी 0 होगा। किससे होगा? ये फॉर्मूला से होगा, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, हो जाएगा। ओके, तो ये या सिर्फ R3 का कैलकुलेशन करो, फिर उसके बाद ये यहाँ पे 0 लिखो डायगोनल में। और ये कैसे मिलता है? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। लेकिन हम लोग कॉलम का कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं। ओके, कैसे आता है ये मैट्रिक्स? कैसे आता है? इसका रो इसको कॉलम बना दो, मतलब ये 1 0 0 रो था तो ये यहाँ पे कॉलम बन जाएगा। -1/3 1 0 ये रो है तो ये यहाँ पे कॉलम बनेगा। ये यहाँ पे रो है तो ये 23/14 3/7 और 1 ये रो यहाँ पे कॉलम बन जाएगा। ओके, ये हो गया मेरा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का कैलकुलेशन। करने का नहीं है, कुछ भी करने का नहीं है। क्लियर हो गया? तो यहां तक आप लोगों को क्या करने का है, ये क्लियर हो गया। ओके, अभी इसके बाद हम लोग ओके, तो नेक्स्ट आगे सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट है, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स है एंड अदर एलिमेंट्स 0 बन गया आपका। बाकी का एलिमेंट्स क्या हो गया? 0 हो गया। सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स है, बाकी के एलिमेंट्स क्या हो गए? 0 हो गए। अभी अपने को क्या करने का, ये जो डायगोनल में एलिमेंट है ना, डायगोनल में एलिमेंट, उसको 1 बना देने का है। ओके, अभी इसको 1 कैसे बना देंगे, ये स्टेप ना मैं फिर से आगे लिख देता हूं। जो लास्ट वाला स्टेप है उसको मैं फिर से आगे चेंज करता हूं। ये क्या था अपना? 6 0 0 0 7/3 0 0 0 1/14 इक्वल टू 1 0 0 -1/3 1 0 -23/7 14 3/7 1 a
ये 100 माइनस 1/3 10 माइनस 23 डिवाइड बाय 14 3/7 एंड 1। ओके, जो भी अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है उसको मैंने यहाँ पे सेम एज इट इज, यहाँ पे ये जो नीचे वाला स्टेप है लास्ट वाला स्टेप, उसको मैंने सेम एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। ओके, कुछ भी नहीं किया है। देखो अभी मैंने क्या किया, दो स्टेप मेरा ऑलरेडी क्लियर हो गया। उसमें पहला स्टेप में मैंने ये दोनों को 0 बना दिया, दूसरे स्टेप में मैंने इसको 0 बना दिया। ओके, ये तीनों को हम लोगों ने रो ट्रांसफॉर्मेशन से 0 बना दिया, तो ये ऊपर के 0 आप लोगों के कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हो जाएंगे। कॉलम के लिए कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करने का, डायरेक्टली आप लोगों को जैसे बताया मैंने वैसे आंसर लिख देने का है। अभी इसके बाद क्या करने का है, इसके बाद मुझे ना ये डायगोनल में जो एलिमेंट है ना, डायगोनल में जो भी एलिमेंट है उसको मुझे 1 बना देने का है। क्या बना देने का है, मतलब यहाँ पे 1 1 1 आना चाहिए। तो ये देखो एक सिंपल मेथड में आप लोगों को बनाता हूँ। 6 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तभी तो मुझे 1 मिलता है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे यहाँ पे रो और कॉलम दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। ओके, मतलब रो भी करना है और कॉलम भी करना है। जब मैं दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा तभी मुझे 6 की जगह पे 1 आना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली R1 डिवाइड बाय 6 कर दूंगा तो सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली 1 आ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का फिर यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है ना, 1 आ गया तो फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होगा। हम लोगों ने अभी तक देखा, हम लोगों ने जैसे मैं रो लिखता हूं जैसे मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लिखूंगा सेम एज इट इज वैसा ही फॉर्मूला, देखो यहाँ पे जैसे मैं रो के लिए फॉर्मूला लिखूंगा सेम फॉर्मूला आपका वैसे ही कॉलम के लिए भी आना चाहिए, वो कंपलसरी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो 6 है ना सिर्फ नंबर है, एक नंबर है, तो उसको 1/√6 R1 करो, 1/√6 C1 करो। मतलब √6 से देखो 6 मतलब क्या होता है, √6 इंटू √6 होता है। तो जब मैं ये करूंगा ना तो एक कैंसिल हो जाएगा। जब मैं कॉलम करूंगा ना तो उसको भी डिवाइड बाय 6 करूंगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और 1 रिमेनिंग हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो 1 कैसे बनाने का है, एकदम सिंपल। अगर आपका एक ही नंबर है, सिर्फ 6 है, तो उसको 1/√6 R1 C1 लिखो, इसका स्क्वायर रूट निकालो। अभी ये ऐसा नंबर रहेगा ना, 7/3 को 1 कैसे बनाएंगे, ओके 7/3 को हम लोग 1 कैसे बनाएंगे, उसका अपोजिट टर्म, इसको उल्टा करो और मल्टीप्लाई करो, 3 3 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, तो 1 बनेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, अगर ऐसे रहेगा ना 7/3 तो उसको √3 डिवाइड बाय √7 R2 और यहाँ पे √3/√7 C2 बनेगा। तो 1/14 को लिए क्या करेंगे, √14/√1 हो जाएगा, √14/√1। लेकिन √1 का वैल्यू 1 ही आता है, डिवाइड में लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है। तो यहाँ पे R3 और यहाँ पे √14 आपका C3 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मुझे सब ये 1 1 1 मिल जाएंगे। क्लियर। अगर सिर्फ एक ही नंबर रहेगा तो 1/ उसका स्क्वायर रूट ले लो R1, 1/ उसका स्क्वायर रूट C1। ऐसे अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रहेगा तो उसका उल्टा करो और उसका स्क्वायर रूट निकालो R2, इसको सेम R2 की जगह पे C2 लिखो। ये 1/14 है, उसको उल्टा करो और स्क्वायर रूट निकालो, यहाँ पे √1 आएगा, लेकिन √1 का वैल्यू 1 ही होता है, डिवाइड में 1 लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा। ओके, तो ये √14 R3, √14 C3। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, 1 होने ही वाला है वो। ओके, कैलकुलेशन करने का ही नहीं ज्यादा। ये तीनों हम लोगों ने क्यों लिखा है, ये डायगोनल में 1 लाने के लिए लिखा है, तो वो आ जाएगा, कैलकुलेशन करो मत। लेकिन ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखो कैसे बनाने का है। सिर्फ नंबर रहेगा तो ऊपर 1 कंपलसरी और उसका स्क्वायर रूट, वो जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट R1 के साथ लिखो, वही नंबर C1 के साथ लिखो। अगर ऐसा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला रहेगा तो उसका उल्टा करो और स्क्वायर रूट निकालो।
वो R2 के साथ लिखो, वही नंबर C2 के साथ लिखो। ओके, इतना याद रखो बस, आपको 1 मिल जाएगा। अभी R1 मतलब ये पहला रो, हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो जब रो करेंगे तो ये पहला मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, इसको उल्टा करो तो कॉलम का मिल जाता है। रो 1 मतलब ये R1 को किससे मल्टीप्लाई करो, 1/√6 से, तो 1/√6 इंटू 1, 1/√6, 0 इंटू 1/√6 ये 0 बनेगा, 0 इंटू 1/√6 ये 0 बनेगा, क्योंकि ये R1 है ना, R1 को हम लोग 1/√6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे को, इसको 1/√6 इंटू R1। ओके, तो ये मिल जाएगा। नेक्स्ट, अभी ये जो R2 है ना, R2 मतलब ये वाला, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 डिवाइड बाय √7, √3 डिवाइड बाय √7 से ये सबको मल्टीप्लाई करो, मतलब √3 डिवाइड बाय √7 इंटू -1/3, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 मतलब क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3, तो ये कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे -1/√7 इंटू √3, तो ये √21 बनेगा आपका। ओके, अगेन यहाँ पे √3/√7 इंटू 1, तो ये दोनों √3 डिवाइड बाय √7 बनेगा, ये दोनों का रूट एक साथ लिखेंगे। √3 डिवाइड बाय √7 इंटू 0, तो ये 0 बन जाएगा आपका। ओके, तो इतना कैलकुलेशन क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट R3 √14, ये जो नीचे वाला है ना R3 वाला उसको √14 से मल्टीप्लाई करो, √14 इंटू -23 डिवाइड बाय 14 है, 14 है मतलब √14, ये कैंसल होके यहाँ पे -23 डिवाइड बाय √14 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट √14 इंटू 3/7, तो इसको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होता है, तो ये 3 √14 डिवाइड बाय 7 बनेगा आपका, और √14 इंटू 1, तो यहाँ पे √14 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, तो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्लियर हो गया। कॉलम के लिए क्या करेंगे, उल्टा लिखो, ये रो यहाँ पे आपका कॉलम बनेगा, ये सेकेंड रो आपका ये सेकेंड कॉलम बनेगा, और ये थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम बनेगा, मतलब -23 डिवाइड बाय √14, 3 √14 डिवाइड बाय 7, और ये नीचे वाला √14। ओके, ये आपका पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन से नॉर्मल फॉर्म, डायगोनल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये अपना मैट्रिक्स का कैलकुलेशन यहाँ तक खत्म हुआ। उसके बाद हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, रैंक मतलब R होता है, रैंक मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। इसमें देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, एक भी नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, पूरा रो कौन सा भी 0 नहीं है, तो यहाँ पे रैंक कितना हो गया आपका, 3 हो गया। उसके बाद क्या है, इंडेक्स को हम लोग S डिनोट करेंगे। इंडेक्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट इन डायगोनल, डायगोनल में पॉजिटिव वैल्यू कितना है, 1 1 1, ये तीनों भी वैल्यू डायगोनल में पॉजिटिव है, इसके लिए यहाँ पे भी 3 आ गया। क्लियर। और नेक्स्ट क्या होता है, सिग्नेचर। ओके, सिग्नेचर का फॉर्मूला है 2s - r। ओके, 2s - r, तो यहाँ पे 2s कितना है आपका 3, -r कितना है 3, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका आंसर कितना मिलेगा आप लोगों को, 3 मिलेगा। ओके, और सिग्नेचर का दूसरा भी डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डायगोनल 3 है, माइनस नंबर ऑफ निगेटिव डायगोनल 0 है, तो 3 आ जाएगा। ओके, सिर्फ LHS के मैट्रिक्स में से ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। रैंक मतलब क्या, पूरा रो 0 कौन सा भी नहीं है, तीनों में एक एक नंबर रिमेनिंग है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3। इंडेक्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डायगोनल एलिमेंट 3 है। सिग्नेचर का 2s - r ये फॉर्मूला है, तो इसका भी वैल्यू हम लोगों को 3 मिला। उसके बाद वैल्यू क्लास है, वैल्यू
क्लास है, ओके, वैल्यू क्लास। वैल्यू क्लास कैसे लिखेंगे, उसके लिए 5 पॉइंट्स है जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस किए हुए हैं। वैल्यू क्लास के टोटल 5 पॉइंट्स है, ओके। यहाँ पे देखो डायगोनल एलिमेंट 1 1 1, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर पॉजिटिव, ओके, ऑल diagonal elements are positive, therefore value class is positive डिफाइनाइट, ओके। ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ है, टोटल 5 वैल्यू क्लास होते हैं, उसमें से यहाँ पे जो एप्लीकेबल है वो हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है। डायगोनल का हर एक एलिमेंट पॉजिटिव है, इसके लिए ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर पॉजिटिव। हर एक एलिमेंट पॉजिटिव रहेगा तो उसका वैल्यू क्लास पॉजिटिव डिफाइनाइट होगा, ओके, क्लियर, थैंक यू।